प्रिय छात्रों नमस्ते। तो आज आप देख रहे हैं संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थान। जब एक दिन हमारी कॉन्फ्रेंस क्लास हुई थी, उसमें हम और आपने ये संकल्प लिया था कि हम संस्कृत की बेसिक जो आधारभूत ज्ञान है उसको सीखें। तो उसके प्रयास में पहला अध्याय हमने जोड़ा है वर्णों के उच्चारण स्थानों का, और यह उच्चारण स्थान का जो पाठ मैंने आपको भेजा है 18 अगस्त 2021 को, 18 अगस्त को, तो वहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया है, क्योंकि वो वर्क केवल आपने लिखित किया है और अब हम उसे आज समझेंगे, क्योंकि बिना समझे हमारा अभ्यास पूर्ण नहीं होता। तो इसी नज़रिए से मैं चाहता हूँ कि आप सभी वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में हमारी आवाज़ से कुछ समझने का प्रयास करें। प्रिय बच्चों, उच्चारण तथा वर्तनी का भाषा में विशेष महत्व है। अतः ध्वनियों को लिखते या बोलते समय अधिक सावधान रहना चाहिए। कुछ ध्वनियों में तो नाम मात्र का ही भेद होता है। फलस्वरूप एक ही जगह दूसरे के प्रयोग की भूल हो जाती है। ऐसी दशा में भिन्न अर्थ वाले शब्द का प्रयोग हो जाता है तो गलत होता है। ऐसी गलतियां स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियों में हो जाती है। प्रिय बालकों, शब्द लेखन उच्चारण का अनुसरण करता है। प्रत्येक भाषा में व्यंजन तथा स्वर वर्णों के सार्थक संयोग से शब्द बनाए जाते हैं। इनकी वर्तनी में स्थायित्व रहता है, यानी ये वर्तनी में निहित हैं, जबकि उच्चारण देश काल आदि के कारण बदलता रहता है। स्थानीय बोली के असर से भी ध्वनियों का उच्चारण बिगड़ जाता है या बदल जाता है, जिसके कारण लिखते समय वर्तनी की भूलें हो जाती हैं। तो वर्तनी संबंधी भूलें लिपि का शुद्ध ज्ञान न होने पर भी हो जाया करता है। तो प्रिय छात्रों, वर्तनी संबंधी नियम हैं। निम्नलिखित के अनुसार आप लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को समझें और उच्चारण का अभ्यास करेंगे तो निश्चित आप शुद्ध वाचन कर सकते हैं। संस्कृत में जब शुद्ध वाचन करना सीख जाते हैं तो हम लिखना भी सीख सकते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान के नाम की। यहाँ आपको मैंने 9 स्थान आपको बताए हैं। तो पहले स्थान का नाम है कंठ। कंठ आप जानते हैं जो हमारा हृदय है और जहाँ गला है वो कंठ है। ठीक है, इस कंठ से कौन कौन से स्वर बोले जाते हैं? ए, आ। आप कंठ को अपने हाथ की उंगली से स्पर्श करें और बोलें कि इन ध्वनियों में कंठ की आवश्यकता होती है। मेरा मतलब है कि इन अक्षरों या वर्णों को बोलते समय हमारे अंदर की वायु जहाँ से टकराकर, जहाँ से आघात लेकर बाहर निकलती है, उसी स्थान के नाम पर इन वर्णों को समझा जाता है। तो कंठ वर्ण जो हैं ए, आ, और व्यंजनों में क, ख, ग, घ, न, मतलब 2 स्वर और क वर्ग के सभी अक्षर कंठ होते हैं। अंत्यस्थ में कोई नहीं होता और 2 ऊष्म व्यंजन भी होते हैं, है और अह। कुल मिलाकर के 2 स्वर,
5 व्यंजन, 2 ऊष्म वर्ण, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। शुद्ध पढ़ेंगे। अ, आ, क, ख, ग, घ, न, है, अह, ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं। दूसरे प्रकार का नाम है तालु। तालु में 2 स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं और कुछ ऊष्म हैं। तो देखिए प्रिय बालकों, हमारी संस्कृत में एक सूत्र बनता है कंठ को समझने का, जो मैंने शायद आपको पहले कभी कक्षाओं में सुनाया भी होगा। अकुई है, अकु है विसर्जनीयम कंठा। अकु है विसर्जनीयम कंठा, मतलब ए आ, कु का मतलब कै वर्ग, है का मतलब हकार और अह खाली, ये वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। आपको सूत्र से याद रखना है। अकुह विसर्जनीयम कंठा, मतलब अ कै वर्ग, है और अह मतलब विसर्ग, यह शब्द कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा है तालु। तालु से बोले जाने वाले ई, च, छ, ज, झ, न, मतलब इनको बोलते समय हमारी जिह्वा जो है तालु से वायु टकराकर निकलती है हवा, मतलब जो हवा है वो बाहर जब निकलती है तो तालु से उसका आघात होता है, तो इसलिए इनको तालु स्थान से जाना जाता है। ई, च, छ, ज, झ, न, यानी जीव तालु से स्पर्श करती है। और अंत्यस्थ में य और स। तो ध्यान दें, तालु जो वर्ण हैं उनके लिए संस्कृत में एक सूत्र और बना है। ई, चू, य, स नाम तालु। ई, चू, यसा नाम तालु। ई, चू, यसा नाम तालु। ई का मतलब ई और ई, चू का मतलब च, छ, ज, झ, न, और अंत्यस्थ में आते हैं य और स में आता है ऊष्म। इस तरह तालु से जिनका उच्चारण होता है वे वर्ण है। तीसरा मूर्धा। मूर्धा जो स्थान है वहाँ से री और रिरी, संस्कृत में 2 स्वर होते हैं, री और रिरी। एक लघु है, दूसरा दीर्घ है, री और रिरी। ट, ठ, ड, ढ, न, मतलब ये तालु से थोड़ा ऊपर वाला स्थान होता है जहाँ से वायु टकराकर बाहर निकलती है, तो इन वर्णों का नाम मूर्धा रखा गया है। मूर्धन्य भी कहते हैं। र, री, रीरी, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। इस प्रकार इसमें संस्कृत का जो सूत्र है वो काम आता है रि टू र शानाम। रि टू रसानाम मूर्धा, मतलब रीरी और ट वर्ग के समस्त व्यंजन और अंतस्थ में रे और उष्म में श। शकार आप देख रहे हैं षटकोण वाला, ये मूर्धन्य वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं चौथे पर दंत वर्ण। लिरी स्वर है और व्यंजन में त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जिह्वा दांत से टकराकर वायु बाहर निकालती है। तो दंत का मतलब है जो दांत से टकराकर जिनकी वायु बाहर आती है। तो लिरी, त, थ, द, ध, न आप बोलकर समझ सकते हैं। और ल और स। इस प्रकार संस्कृत में एक सूत्र बनता है लिरी तु ल श नाम दंता। लिरी तुलसा नाम दंता, मतलब लिरी और तय वर्ग के सभी व्यंजन और ल और श, इस प्रकार से ये दंत वर्ण होते हैं। और 5वां है ओष्ठ। ओष्ठ में कौन से आते हैं जिनका उच्चारण ओष्ठ से होता है, मतलब ऊ, ऊ और प, फ, ब, भ, म। ऊ में होठों की आकृति गोल होती है और पैफ में दोनों होठ परस्पर मिलते हैं, तो इसीलिए इन वर्णों की पहचान का नाम ओष्ठ है।
और कोई अंतस्थ व्यंजन नहीं होता, कोई ऊष्म व्यंजन नहीं होता, केवल स्वर और व्यंजन होते हैं उ और फ। उ और प, फ, ब, भ में यानी प वर्ग के वर्ण और उ ये ओष्ठ से होते हैं। और देखिए छठवां जो स्थान है उसे नासिका कहते हैं, मतलब इनको बोलते समय वायु नाक से बाहर आती है, साथ मुंह से भी आती है, जैसे अंग न न न न म, यानी ये पंचम अक्षर है, अंतिम अक्षर है वर्ग का। तो ये अंग सहित कुल मिलाकर के 6 व्यंजन जो होते हैं ये नासिका से इनका उच्चारण होता है, इसलिए इनको नासिक व्यंजन भी कहते हैं। अच्छा, 7वें नंबर पर जो आप देख रहे हैं जिसका नाम है कंठ तालु। कंठ तालु का मतलब है कंठ और तालु दोनों से टकराकर जब हवा बाहर आती है तो ऐसे 2 ही स्वर हैं मात्र पूरी वर्णमाला में, ए अये, ये कंठ तालु से बोले जाते हैं। और 8वें नंबर पर जो नाम दिया हुआ है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ मतलब कंठ और होठ के स्पर्श से, मतलब वायु स्पर्श होती है कंठ और ओष्ठ से, कंठ से स्पर्श होकर के ओष्ठ से भी आगे चल करके स्पर्श करती है। तो इसलिए ओ आओ, ओ आओ मतलब अंदर से ओ आओ, इस तरह से इनका उच्चारण शुद्ध हम कर सकते हैं, यानी कंठ से और ओष्ठ से इनकी जो है वायु टकरा कर बाहर आती है। और इस तरह 9वें नंबर पर जो हमने आपको नाम समझाया था वह है दंतोष्ठ, मतलब ये संयुक्त उच्चारण होता है स्थानों से। दंतोष्ठ का मतलब दांत और ओष्ठ के द्वारा जब वायु बाहर आती है तो उन्हें दंतोष्ठ कहते हैं। और दंतोष्ठ वर्ण केवल वर्णमाला में व वर्ण होता है, व, है ना, व मतलब दांत और ओष्ठ से वायु टकरा कर बाहर आती है। तो इस तरह से प्रिय छात्रों मैंने आपको समझाया है। जो आपको ध्यान रखना है कि वर्तनी संबंधी भूलें लिपि का शुद्ध ज्ञान ना होने पर भी हो जाया करती हैं, इसलिए आपको सबसे पहले वर्णों के उच्चारण स्थान शुद्ध रूप में आप उच्चारण करें, प्लस पंचम जो अक्षर आपको देख रहे हैं नासिका से उच्चारण होते हैं, इनके भेद को आप समझें। यदि हम इन संस्कृत के वर्णों के उच्चारण स्थान को भली भांति समझ लेते हैं तो हम संस्कृत में आई हुए शब्दों को और वाक्यों को शुद्ध रूप से पढ़कर सीख सकते हैं, जो हर कोई चाहता है। तो आप भी आज ओरल वर्क में आपको भेज रहा हूँ, मौखिक कार्य आपको भेज रहा हूँ कि संस्कृत में वर्णों के उच्चारण स्थानों को आप अभ्यास करते हुए शुद्ध उच्चारण के रूप में हमें सही समय पर भेजने का प्रयास करेंगे, तो हम संस्कृत में शुद्ध लिखने और शुद्ध पढ़ने का ज्ञान कर सकेंगे। धन्यवाद।